अच्छा जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को या पेवर गोल्ड। अच्छा, गोल्ड भी डेंटिस्ट्री में एज अ सीमेंट यूज होता था पहले। अब भी शायद कोई यूज करे, बट पहले जो है मोस्ट ऑफ्टन जो गोल्ड था वो एज अ फिलिंग मटेरियल या एज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल यूज होता था कैविटी फिलिंग के लिए, या कभी कभी फिक्स प्रोस्टो के लिए, या क्राउन प्रिपरेशन, क्राउन फॉर्मेशन के लिए, इनलेस के लिए, ऑनलेस के लिए गोल्ड जो है वो यूज होता था। अच्छा, सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ्टन जो डेंटिस्ट्री में यूज होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव गोल्ड। कौन सा गोल्ड? कोहेसिव। कोहेसिव हम पेवर गोल्ड को कहते हैं ऐसे गोल्ड को जिसमें कंटेमिनेशन ना हो, कोई भी कंटेमिनेशन उसमें ना हो, वो पेवर हो, उसके साथ किसी और चीज ने रिएक्शन नहीं की हो, और उसमें कोई एटमॉस्फेरिक गैसेस अब्सॉर्ब नहीं हो, तो इस तरह के गोल्ड को कहते हैं कोहेसिव गोल्ड। और कोहेसिव इसको इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही गोल्ड जो है वो कोहेसिव होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है, कोल्ड वेल्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, सिर्फ वही गोल्ड। अगर गोल्ड में कोई कंटेमिनेशन होती है तो फिर वो कोहेसिव नहीं रहता, और उसको हम कहते हैं नॉन कोहेसिव गोल्ड। सही है? तो गोल्ड में सबसे पहले ये कोहेसिव वाली प्रॉपर्टी होती है, और ये कोहेसिव वाली प्रॉपर्टी एक्चुअल में कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं। कोल्ड वेल्डिंग हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप गोल्ड को बगैर हीट के एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, गोल्ड को अटैच्ड करते हैं, जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर ले। सही है? तो प्रेशर की वजह से गोल्ड जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है, और इसी प्रॉपर्टी या कंडेंसेशन की वजह से गोल्ड एक दूसरे के साथ अटैच होता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी। अच्छा, गोल्ड हमारे पास वही जो रेयरली टार्निश होता है, इसमें कोरिजन, टार्निश, डिस्कलरेशन, फ्रैक्चर, इसके चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, तो इस वजह से ये हम यूज करते हैं। हार्ड एंड मेलिएबल, ये हार्ड भी है, हार्डनेस भी इसमें है, और मेलिएबल भी है, मतलब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो है शीट्स में कन्वर्ट होगा, मतलब फ्रैक्चर नहीं होगा बल्कि एक्सपेंड होता जाएगा। एंड देन ये इसकी प्रॉपर्टी कि ये इनर्ट है, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता, एंड कोरिजन रेजिस्टेंस है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने इंट्रोडक्शन में इसलिए डाला कि हम वही गोल्ड यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में जिसकी ये उसकी इंट्रोडक्शन हो, ये उसकी इंट्रोडक्शन हो, वो कोहेसिव होना चाहिए, उसमें कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो रेयरली टार्निश है, ऑब्वियसली हार्ड है, मेलिएबल है, इनर्ट है, एंड कोरिजन रेजिस्टेंस है। सही है? और ये गोल्ड यूज होता है एज अ फिलिंग मटेरियल डेंटिस्ट्री में। आप फिलिंग मटेरियल या रिस्टोरेटिव मटेरियल, नॉट स्पेसिफिकली फिलिंग मटेरियल, क्योंकि इसको नाम ही डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कर दिया जाता है, तो हम जनरली ये नेम यूज करते हैं। दूसरी, अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आए, किसकी तरफ आए? क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में ये मल्टीपल इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी की आप बात करें तो इन फॉर्म्स में ये अवेलेबल होता है। एक तो गोल्ड फॉइल, ये फॉइल के फॉर्म में आता है, फॉइल के फॉर्म में, और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है। सबसे ज्यादा पहले जब गोल्ड आता था, पुराने जमाने में जब गोल्ड आता था, पहले जब गोल्ड अवेलेबल होता था मार्केट में, तो वो इस फॉइल के फॉर्म में अवेलेबल होता था मार्केट्स में। सही है? फॉइल क्या होता है? फॉइल हमारे पास 15 mm थिकनेस की फॉइल होती है गोल्ड को, जिसको हम बीट करते हैं, हिट करते हैं। सही है? हैमरिंग उसकी करते हैं, उसकी बीटिंग करते हैं, और उसको इतना बीट करते हैं, इतना उसको वो करते हैं कि वो उसकी जो थिकनेस है वो 15 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक आ जाए। सही है? हम इसको फॉर एग्जांपल, ये गोल्ड की फॉइल हो गई, ये क्या है? ये गोल्ड की फॉइल है, और आप इसको इतना बीट करते हैं, इसको हैमरिंग करते हैं उसकी, कि उसकी ये जो थिकनेस हो वो इतनी कम हो जाए कि 15 mm से आके वो 15 mm से वो 15 माइक्रोमीटर तक उनकी वो थिकनेस कम हो जाए। सही है? अच्छा, इसको शीट्स फॉर्म में फिर सप्लाई किया जाता है, और इस शीट्स को भी, ये ग्रेन भी बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक यूनिट है थिकनेस के लिए, तो इसमें इस शीट्स में भी फाइल्स जो होते हैं उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और शीट भी हमारे पास दो किस्म की होती है थिकनेस के भी, यहाँ पे एक होता है 4 ग्रेन, एक होता है 3 ग्रेन, इट्स अ यूनिट ऑफ थिकनेस। सही है? तो 4 ग्रेन की जो थिकनेस है वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, और 3 ग्रेन की जो थिकनेस होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, या 0.38 माइक्रोमीटर होती है। तो भाई फॉइल शीट फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। शीट में फिर दो किस्म के हैं, एक आपके पास नंबर 4 शीट आता है। नंबर 4 कौन सा होता है? जो 4 ग्रेन होता है, 4 ग्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 0.5 मीटर। इसके बाद दूसरा जो आता है
उसको हम कहते हैं नंबर 3 शीट। नंबर 3 शीट कौन सा होता है? जिसकी थिकनेस 3 ग्रेन की होती है। 3 ग्रेन कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर या 0.38 माइक्रोमीटर। तो ये गोल्ड फॉइल की बात हो गई। फ्री फॉर्म फाइल्स, फॉइल भी आते हैं, इंडस्ट्री में बनते, पहले से बने बनाए फॉइल्स आपको मिलते हैं। अच्छा, फ्री फॉर्म फॉइल्स हमारे पास आते हैं रूप्स फॉर्म में या सिलेंडरिकल फॉर्म में, सही है। और ये किस तरह बनते हैं? जो नंबर 4 फॉइल होता है, नंबर 4 फॉइल, उसको हम कार्बोनाइज्ड करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनाइज्ड। अब ये एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्री बेस में कि जब शीट्स लिए जाते हैं, 2 आर्म शीट, सही, या लीफ आप कह लें, और उनके दरमियान ईयर टाइट कंटेनर में गोल्ड के इस नंबर 4 वाले फॉइल को रखा जाता है और हीट किया जाता है। तो उस गोल्ड का जो सरफेस होता है ना, वो थोड़ा सा क्रिंकल्ड हो जाता है, कोरेटेड हो जाता है, रफ हो जाता है, सिंपली रफ। और फिर वो जो रफ गोल्ड फॉइल होता है, कार्बोनाइज्ड जिसको हम कहते हैं, उसमें ज्यादा रिटेंशन होती है और ज्यादा बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी होती है। तो कि कहां से बनते हैं? नंबर 4 फॉइल से बनते हैं फ्री फॉर्म फॉइल। कैसे बनते हैं? इस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, सही है। प्लाटिनाइज फॉइल क्या होते हैं? इसमें यह होता है कि एक शीट प्लैटिनम के लिए जाती है, प्लैटिनम की एक शीट ली जाती है और उसके एक साइड पे और दूसरे साइड पे उसको सैंडविच किया जाता है, क्लोज किया जाता है गोल्ड के फॉइल में, सही है। गोल्ड के फॉइल लिए जाते हैं, नंबर 4 फॉइल आप ले लेते हैं या नंबर 3 फॉइल आप ले लेते हैं, उनके बीच में प्लैटिनम का फॉइल रख लेते हैं और फिर उसको प्रेशर के साथ एक दूसरे से अटैच्ड करते हैं, सही है। प्रेशर के साथ एक दूसरे से अटैच करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, सही है। तो इससे प्लैटिनाइज फॉइल बनते हैं, सही है। गोल्ड पे फिर ये क्लासिफिकेशन भी है, कोहेसिव और नॉन कोहेसिव। कोहेसिव गोल्ड वो गोल्ड होते हैं जो पेवर होते हैं, जिनमें किसी किस्म की ईयर ऑब्जॉर्ब नहीं होती, किसी किस्म की इंप्योरिटी नहीं होती। तो इन कोहेसिव गोल्ड में ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी उनमें होती है कि जब आप इसको गोल्ड को एक या गोल्ड के पाउडर्स ले ले या गोल्ड के शीट्स ले ले, आप एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग, क्योंकि ये वेल्डिंग होती है, बॉन्डिंग होती है गोल्ड की विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, सही है। तभी इसको कोल्ड गोल्ड कहा जाता है, कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, सही है। और ये सिर्फ उनमें होता है जो कोहेसिव गोल्ड होता है। नॉन कोहेसिव गोल्ड वो होता है जिसको अमोनिया गैस के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके सरफेस पे अमोनिया अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कोहेसिव गोल्ड ले लेते हैं, कोहेसिव गोल्ड, और इसके ऊपर अमोनिया अप्लाई करते हैं। ये अमोनिया जो है ये इस कोहेसिव गोल्ड के ऊपर सरफेस बना लेता है। क्या बना लेता है? सरफेस बना लेता है। वो सरफेस वर्क करता है एज अ कोटिंग। अब इसके साथ अमोनिया अटैच हो गई, गोल्ड के फॉइल के सरफेस को अमोनिया ने कवर कर लिया, कोई और गैस इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, कोई और सब्सटेंस उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर अमोनिया रहेगी और वो उसको प्रोटेक्टेड करेगी या प्रोटेक्टेड रखेगी। इस तरह के गोल्ड को हम कहते हैं नॉन कोहेसिव गोल्ड। नॉन कोहेसिव गोल्ड इसलिए कहते हैं कि इनमें कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती और इनके साथ इंप्योरिटी के फॉर्म में अमोनिया अटैच होती है। इसके अलावा, इन सब के अलावा गोल्ड जो है वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, सही है। प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन होती है, उसके थ्रू हम गोल्ड के पाउडर को अलग करते हैं, सही है। और फिर गोल्ड को पाउडर के फॉर्म में भी हम सप्लाई करते हैं। गोल्ड जो है वो पैलेट्स के फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे बुलेट्स के फॉर्म में आ सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर के फॉर्म में अभी आते हैं। कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं ना गोल्ड के कि भाई वहां पर गोल्ड का एक कंटेनर वो भी गोल्ड से बना होता है और इसके अंदर 5 या 4 जो पार्टिकल होते हैं वो भी गोल्ड से बने होते हैं और इसको पैलेट के फॉर्म में भी सप्लाई किया जाता है और इस पैलेट से फिर हम फिलिंग परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? फिलिंग। एक फिलिंग की कैविटी में 2 पैलेट रख लिए, 3 पैलेट रख लिए, 4 पैलेट रख लिए और उसको फिर हमने कंडेंस कर दिया या कोल्ड वेल्डिंग के थ्रू हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। तो पैलेट के फॉर्म में भी ये सप्लाई होते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी ये सप्लाई होते हैं, शीट के फॉर्म में भी ये सप्लाई होते हैं, फॉइल्स के फॉर्म में भी ये सप्लाई होते हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सही है। जब आप इसके मैनिपुलेशन की बात करें, सही है, मैनिपुलेशन की बात, तो पेवर गोल्ड जो होता है वो बहुत मुश्किल है कि पेवर गोल्ड आपके पास मौजूद हो या कोहेसिव गोल्ड आपके पास मौजूद हो। तो सबसे पहले इनकी डीगेसिंग हम करते हैं या डिसॉल्विंग हम करते हैं। डीगेसिंग ये होती है कि जो गोल्ड हमारे पास है, स्पेसिफिकली नॉन कोहेसिव गोल्ड, हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं या इसको हीट से गुजारते हैं। किस तरह गुजारेंगे? या तो आप पूरे गोल्ड के पाउडर को एक बल्क में ले लें और उसको ट्रे में डाल दें और उस ट्रे के नीचे आप कोई इलेक्ट्रिक फ्लेम लगा लें, सही है, कोई फ्लेम आप लगा लें, कोई अल्कोहल की फ्लेम लगा लें, सही है, और उसके उस ट्रे में आप गोल्ड रख लें और जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है, हीट इंक्रीज होता है, तो ये जो अमोनिया गैस होती है या जितनी इंप्योरिटी होती है वो वोलेटाइल होती है
वो इससे क्या हो जाती है, निकल जाती हैं और आपके पास फिर रह जाता है पेवर गोल्ड। तो हम ये नॉन कोहेसिव गोल्ड किस तरह यूज करेंगे, सबसे पहले उसकी डिगेसिंग करेंगे। डिगेसिंग किस तरह करेंगे, हम ट्रे ले लेंगे, उस ट्रे में गोल्ड के पाउडर डालेंगे और उसके नीचे हम फ्लेम लगा देंगे। तो जैसे ही हीट इंक्रीज होगा अमोनिया रिलीज होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, सही है, हीट के साथ, और आपके पास रह जाएगा पेवर गोल्ड। तो अगर आप ट्रे में करना चाहते हैं तब भी ठीक है, ट्रे में नहीं तो पीस बाय पीस भी आप कर सकते हैं। ट्विजर के साथ छोटे छोटे पीसेस आप स्पिरिट लैम्प के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप उनको रख लें या पकड़ ले ट्विजर के थ्रू, और फिर जब वो टाइम कंप्लीट हो जाए तो आप उनको फिर साइड पे रख ले कि ये पेवर हो गया, ये कोहेसिव हो गया, सही है। अब अगर आपके पास आपने गोल्ड को डिगेस कर दिया, मतलब कि आपके गोल्ड जो है वो कोहेसिव बन गया, उससे जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो हमने क्या की, लॉस की, इम्प्योरिटी खत्म हो गई। तो फिर आपके पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या होती है, इसको कंडेंसेशन भी आप कह सकते हैं, मतलब में इसके लिए हमने कंडेंसेशन पढ़ा था कि ये फॉर एग्जांपल आपने ये कैविटी आप इसको अज्यूम कर ले एज अ कैविटी, सही है। अब इस कैविटी के अंदर अगर आपने गोल्ड की फिलिंग करनी है तो आप गोल्ड के मैलेट भी रख सकते हैं, गोल्ड के आप पाउडर भी रख सकते हैं, इधर गोल्ड के आप कह सकते हैं कि फाइल्स भी रख सकते हैं, शीट्स भी रख सकते हैं, सही है, शीट्स भी रख सकते हैं। और फिर जब आप शीट रखेंगे तो आपने इस पे फोर्स अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है इस शीट्स पे, इस मैलेट पे, ताकि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले कोल्ड वेल्डिंग के थ्रू। कोल्ड वेल्डिंग हमने एक्सप्लेन भी किया था कि भाई कोल्ड वेल्डिंग ये होती है कि जब आप गोल्ड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपने अगर यहाँ पर 2 पैलेट रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, 5 रख लिए, तो एक दूसरे के साथ अटैच तब होंगे, बॉन्ड तब बनाएंगे जब आप इसकी कंपैक्शन करेंगे। कंपैक्शन आप किससे करेंगे, आप हैंड मैलेट्स भी यूज कर सकते हैं, हैंड इंस्ट्रूमेंट है, कंडेंसर जिस तरह हो गया, आप उससे भी इस कैविटी को कंडेंस कर सकते हैं। ये नहीं तो आपके पास न्यूमेटिक वाइब्रेटर्स आते हैं, उन वाइब्रेटर्स के थ्रू भी आप इसको कंडेंस कर सकते हैं। एंड देन आपके पास इलेक्ट्रिकल मैलेट भी आते हैं। इलेक्ट्रिकल मैलेट ये मैनुअल हाथ से आप इसकी कंडेंसेशन करेंगे हैंड मैलेट से, और ये इलेक्ट्रिक मैलेट होते हैं, ये करंट के थ्रू एक स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस स्पेसिफिक प्रेशर के थ्रू ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं या कंपैक्शन करते हैं गोल्ड की। तो जी आप देखते हैं प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। एक तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड चूंकि वो पेवर होता है, वो इनर्ट है, इसमें इम्प्योरिटीज कम होती है, तो और ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, सही है, प्रीशियस मेटल है। तो एक तो ये मटेरियल जो है वो वेरी हार्ड, आप कह सकते हैं कि जितनी आपको फिलिंग मटेरियल से स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो इस मटेरियल की है, सही है। लेकिन यहां पर एक मसला ये है कि इसकी स्ट्रेंथ या हार्डनेस सिर्फ उन एरिया में होती है ज्यादा जहां पर ये डेंस हो। डेंस मीन इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो, वहां पर इसकी बल्क जहां पर इंक्रीज हो, सेंटर ऑफ कैविटी आप कह सकते हैं जहां पर उनकी बल्क जो हो वो इंक्रीज होती है। और वीकेस्ट होती है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस वीक होती है जहां पर वाइड्स हो, क्रैक्स हो, पोरासिटी हो स्पेसिफिकली, तो वहां पर फिर ये मटेरियल जो है वो उस लेवल की स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो डिमांडिंग होता है या जो आइडियल होता है गोल्ड के लिए। मटेरियल जो है वो काफी डेंस है, सही है, डेंसिटी उसकी इंक्रीज है, ज्यादा है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। लेकिन फिलिंग मटेरियल में या कैविटी में आप उससे ये वाली डेंसिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाइड्स जो होते हैं या जो वाइड्स होते हैं या जो होल्स होते हैं या जो पोरासिटी होती है, सही है, उसको आप कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो मटेरियल जो होगा वो पोरस होगा, उसमें वाइड्स होंगे जरूर। तो फिर ये है कि आप कह सकते हैं कि ये डेंसिटी हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये इसकी आइडियल कंडीशन में है। और जो वाइड्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, जो पोरासिटी होती है फिलिंग मटेरियल में, दे आर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। तो ये इसकी हार्डनेस को भी कंप्रोमाइज बना रही हैं, ये पोरासिटी इसकी हार्डनेस को भी कंप्रोमाइज बना रही हैं, इसकी स्ट्रेंथ को भी कंप्रोमाइज बना रही हैं, साथ साथ में इसकी डेंसिटी को भी कंप्रोमाइज बना रही हैं। बायोकंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो पल्प इसको कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता, मिनिमल पल्पल रिस्पॉन्स है, सही है। साथ में ट्रॉमा हो सकती है कंडेंसिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह की कैविटी में गोल्ड की फिलिंग करते हैं और आप इस पे बार बार इस गोल्ड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और नीचे जो पल्प है वो वाइटल है। पल्प क्या है भाई, वाइटल पल्प है। तो कंडेंसिंग की वजह से, बार बार प्रेशर की वजह से पल्प इंजरी काज हो सकती है, सही है। मैकेनिकल कंडेंसिंग जो होती है वो लेस ट्रॉमेटिक होती है, या इलेक्ट्रिकल कंडेंसिंग आप कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिफाइन होती है जो फोर्स होता है, जो एक स्ट्रोक होता है कंडेंसिंग का, जो एक पुश होता है कंडेंसिंग का, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट में पहले से डिफाइन है कि किस हद तक टूथ बर्दाश्त कर सकता है, किस हद तक पल्प बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करनी। लेकिन अगर आप मैनुअल कंडेंसिंग करेंगे तो कभी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे कैविटी पे, मेटल पे, गोल्ड पे, कभी बहुत कम, तो उससे फिर इंजरी के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो कंडेंसिंग है वो लेस ट्रॉमेटिक होता है।
एडवांटेज इसकी यही है कि ये एनट है, सही है, टार्निश रेजिस्टेंट, कोरिजन रेजिस्टेंस, डिस्कलरेशन नहीं होती, डिलेड एक्सपेंशन नहीं होती इसमें, सही है। साथ साथ में इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, एज अ फिलिंग मटेरियल ये आइडियल है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें हार्डनेस है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो ये इसके एडवांटेज में आती है। एंड बायोकम्पेटिबिलिटी, ऑब्वियसली ये बायोकम्पेटिबल है, पल्पल रिस्पॉन्स मिनिमम है, सही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन काज नहीं करता, पल्प को डैमेज नहीं करता, पल्प को खराब नहीं करता, पल्पाइटिस काज नहीं करता, कोई और जंजाइवल इन्फ्लेमेशन काज नहीं करता, ओरल कैविटी में बायोकम्पेटिबल है, तो ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज वही है कि भाई डिसकलर है, टूथ कलर नहीं है, सही है, टूथ कलर नहीं है, एज स्टेटस सैंपल कोई लोग यूज करते हैं इंटीरियर में, बट इट डजंट, इट्स नॉट आइडियल, सही है, टूथ कलर्ड होगा तब जो है ये एक्सेप्टेबल होगा, तो एस्थेटिक इसकी बहुत पुअर है, आप कह सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत हाई है, हल्का सा टेंपरेचर आप इंक्रीज करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन आएगी, बहुत ज्यादा गर्म खुराक खाएंगे तो इसमें एक्सपेंशन आएगी, सही है, बहुत 1 डिग्री राइज से टेंपरेचर में इसमें एक्सपेंशन बहुत आती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। एंड देन आप इसके कह सकते हैं कि इसकी जो मैनिपुलेशन है वो एक्सपर्ट का काम है, इसकी एप्लीकेशन एक्सपर्ट का काम है, ये एक्सपेंसिव भी है, तो इस वजह से खराब भी नहीं कर सकते, इसको ट्रायल बेस पे यूज नहीं कर सकते, इसको कोई जो एक्सपर्ट ना हो, सही है, वो बंदा यूज भी नहीं कर सकता, टेक्निक सेंसिटिव भी है और एक्सपेंसिव भी है, तो ये जो है वो इसकी डिसएडवांटेज है।